प्रणाम सर। खुश रहिए। सर थोड़ा लेट हो गया था। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ाएं। यस एवरीवन। यस सर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि एडवर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। 3 में 2 को हमने अभी छोड़ रखा है फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल जो है ऑलमोस्ट 7 टाइप की निकल के, उस 7 में से हमारे पास काम के लिए 4 हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जो डिग्री है वो एडजेक्टिव की डिग्री बताता है। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर अगर एडवर्ब है तो एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब हो सकता है। तो अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब हो रहा है तो किस एडवर्ब के पहले या बाद में कौन सा एडवर्ब आएगा, यानी कि सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा, उसके बाद प्लेस लगेगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन कहाँ रहेगी। यहाँ से गलतियां आती हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमेशा जब भी आएगा वर्ब के पहले आएगा या वर्ब के बाद आता है। ठीक है, जो कल हम लोगों ने देखा था। ओके, या फिर वंस है, ट्वाइस है, अगेन है, थ्राइस है, तो ये हमेशा एंड पोजीशन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखा था एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो वर्ब के बाद होता है, यदि वर्ब अकेला है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो। लेकिन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा कौन, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर मैनर, हाँ ठीक है। ओके, तो इतनी बात हो गई थी। हम लोग किस पे आते हैं, अब हम लोग वर्ड पे आ जाए क्या, बोलिए। यस, वर्ड के लिस्ट आपको कहाँ बना रखे हैं। टू और वेरी, शुरू कर दें, बोलिए जल्दी। यस सर। गुड और वेल। गुड और वेल, ठीक है, एक एक लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, जो वर्ड हम लोग को पढ़ना है उसको रेडिंग से लेते हैं। गुड और वेल दोनों का मीनिंग सेम है, गुड का भी वेल का भी, पर जनरली ऐसा होता है, ठीक है, कि गुड जो है, गुड आपका एडजेक्टिव होता है और वेल क्या है, वेल एडवर्ब होता है, लेकिन वेल एडजेक्टिव भी हो सकता है। एक डिफरेंस तो ये है। ठीक है, तो अच्छा के सेंस में, हिंदी के अकॉर्डिंग दोनों का मतलब अच्छा है, तो अच्छा के सेंस में अगर एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है तो गुड लगाएंगे, अच्छा के सेंस में एडवर्ब रिक्वायर्ड है तो वेल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज आप लोगों को बता दें, एक एग्जाम्पल देकर के बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इज अ, कॉपी पूरी नहीं लिखते क्या, ठीक है, ही इज अ गुड प्लेयर, या हम कहें ही प्लेज वेल। तो हिंदी के अनुसार मीनिंग में तो दोनों का मतलब अच्छा है, लेकिन वेल किसको मॉडिफाई करे, वर्ब को, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, और गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे वेल जो है एडजेक्टिव खुद होगा। ठीक है, जैसे आई एम वेल, आई एम वेल नाउ, अब मैं ठीक हूं। ठीक है, अब मैं अच्छा हूं। ठीक है, यहाँ पे वेल जो है, ये एम जो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ठीक है, तो जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, तो उसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, या नाउन को या प्रोनाउन को, यानी कि सब्जेक्ट को रेफर करता है, सब्जेक्ट को रेफर करता है। एनी डाउट। ठीक है, तो वेल किसके बारे में बता रहा है, अच्छा कौन है, आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
एकदम क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं कहीं से? ओके, नो सर। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लास रोकूंगा। जैसे अपीयर है, सीम है, लुक है, टेस्ट है, स्मेल है, ठीक है, बिकम है, और भी कुछ वर्ब हो सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा मैंने कर दिया, ठीक है, एटसेट्रा को ब्रैकेट में कर दिया, ठीक। तो ये जो वर्ब है, दे आर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये कभी भी अपना प्रेडिकेट का भाव पूरा नहीं करते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अगर ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहीं सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कहा कि कोई भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने इनको जिनको लिखा है इनको बोला है, ठीक है। इफ any of these if any of these verbs of incomplete predication is used in the sentence, ठीक है, it should always be followed by adjective and not adverb। तो यहाँ पे हमेशा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब कभी नहीं आएगा। एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल आप लोगों को एक लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल यही कर देता हूँ। द soup taste, TASTES, taste well, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेस्ट कैसा हो रहा है, इसकी हम लोग हिंदी से चूंकि कंपेयर करते हैं, तो ये जो भाव आपको लग जाएगा कि टेस्ट कैसा कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, जबकि यहाँ पे वेल जो है अच्छा सूप के बारे में बता रहा है, टेस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको एडवर्ब न लेकर के एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। और ये आपके किसी पीजीटी 14 या 13 में पूछा है, ठीक है। लुक का मतलब देखना नहीं होता है, लुक का मतलब प्रतीत होना होता है, ठीक है, ओके। एक यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ एनी वन of the above mentioned verb of incomplete predication is used, ठीक है, and adjective should be used, and an adjective should be used instead of
an adverb after it. ठीक है? Okay. If any one of the above mentioned verbs, जी, ओके, ठीक है। यस सर। और ये इम्पोर्टेंट है, हाँ। अभी अपाला आई हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपन का देखिए यहाँ से अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट, स्मेल, बिकम एटसेट्रा और भी कुछ ऐसे वर्ब हो सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ब हैं ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो अगर इनमें से कोई भी एक वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन सेंटेंस में यूज होता है तो इन वर्ब के बाद कभी एडवर्ब नहीं आएगा बल्कि एडजेक्टिव आएगा। ये बात क्लियर है? यस। ओके, हाँ ठीक है। अभी कौन साहब ज्वाइन किए हैं, अपना नाम बताएंगे प्लीज? अगर मेरी आवाज जी, सुमन पाल सर। अच्छा सुमन पाल है। सुमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है और जो कॉपी पे लिखा है वो दिख रहा है आपको? माइक ऑन करिए, आपकी स्क्रीन पे माइक बना होगा, नीचे कैमरा होगा, लाल बटन होगी स्क्रीन पे, लाल बटन के बगल में कैमरा, कैमरे के बगल में माइक है। ठीक है, आप लोग बात करिए। सर इस वाले में थोड़ा सा मैं नेटवर्क की वजह से दिक्कत हुआ सर। ये कर रहे हैं ऊपर वाला जो सेंटेंस है द सोप टेस्ट गुड में, वहाँ पे सर सूप गुड है कि टेस्ट वेल है? नहीं, टेस्ट नहीं, टेस्ट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। इस बात को समझिए, सिंपल सी बात मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ये यही गड़बड़ी आती है क्योंकि हम हिंदी से कंपेयर करते हैं ना, ये गड़बड़ी आ जाती है। देखिए मैं करने जा रहा हूँ। अगर हम ये कहें द सूप टेस्ट वेल, मैं मान लेता हूँ वेल, ठीक है। इंटरेक्ट करिए प्रेम। यस मैं मान लेता हूँ एडवर्ब है, मान लेता हूँ कि ये टेस्ट को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर ये एडवर्ब है तो इंट्रोगेटिव है नहीं, रिलेटिव है नहीं, सिंपल में ही आएगा ना, सिंपल एडवर्ब में। अब सिंपल एडवर्ब के किस टाइप में आ जाएगा जल्दी बताइए, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? क्वालिटी। क्या क्वालिटी? कोई क्वालिटी वाला होता है क्या? नहीं सर। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी भी कोई होती है क्या? नहीं सर। नो सर, मैनर। वेल को जनरली हम एज अ मैनर, यस एज अ मैनर यूज करते हैं, हाँ या ना? क्लियर? तो ये फिर क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर आप कहाँ बताते हैं? जहां पे कोई काम हुआ है, काम करने का तरीका होगा, एक्शन का मैनर होगा। यस सर। ये तो एक्शन वर्ब है ही नहीं। टेस्ट सिंपली इज नॉन एक्शन वर्ब, यस और नॉट? यस सर। पूरी क्लास को अब ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यानी जितने भी वर्ब वहाँ पे लिखे हैं सब नॉन एक्शन वर्ब है सर? हाँ, उनमें मैंने ये नहीं कहा कि सभी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बाद एडजेक्टिव आएगा, मैंने ये नहीं कहा, ठीक है। जो वर्ब मैंने लिखे हैं उतने वर्ब, उनमें से कोई एक वर्ब अगर आता है, एक दो छोटे भी होंगे, उनमें से कोई वर्ब अगर आता है तो उसके बाद कभी जो है वो एडवर्ब नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है? यस सर। श्योर? हैप्पी एवरीवन? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी इसको क्वेश्चन जल्दी पूछिए। ऑल इज वेल है सर, ऑल इज वेल,
तो वहाँ पे वेल क्या है सर? वो हाँ, भी एज तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। यहाँ पे ये जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। आपको अभी अभी बताया, शायद आपका नेटवर्क गड़बड़ हो गया था इधर। वेल जो वर्ड है, वेल को हम एडवर्ब ऑफ मैनर एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। आई एम वेल, तो वेल कौन है? एम। वेल जो है एम को मॉडिफाई कर रहा है या आई को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं सर, आई को कर रहा है, आई को क्वालिफाई कर रहा है। आई को, क्लियर है? ओके। अब आप ये कहेंगे कि सर जब वेल एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे वेल ही रखें, एडजेक्टिव मान लेते हैं। हाँ है ना? आपका एक सवाल हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली वेल को हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करीब बना का बना ही रहेगा। जैसे कोई भी, हम लोग तो मतलब एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, अगर नेटिव स्पीकर भी होगा तो भी उसको यही लगेगा कि टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप सीधे के सीधे ऐसा वर्ड को यूज करिए जो प्योरली एडजेक्टिव है, कभी एडवर्ब हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत? ओके सर, नो सर। क्लियर है? यस सर। और जब आप ऑल इज वेल कहते हैं तो ये इज को नहीं मॉडिफाई कर रही है, ऑल को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। हाउ आर यू? आई एम वेल, तो आप क्या कहते हैं? मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। क्लियर है? वहां मैनर नहीं बता रहे हैं, आप अपनी कंडीशन बता रहे हैं, अपना स्टेट बता रहे हैं, राइट? यस सर, यस। ओके, ठीक है। तो गुड और वेल का डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब एक करके हम बात रहे हैं, और ये पॉइंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फेयरली और रादर। फेयरली और रादर सुमन जी से बात हो पाएगी? एक बार प्रियम मैडम बात कर लीजिएगा कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं, नेटवर्क वगैरह कोई इश्यू तो नहीं है? जी सर। RATELY, चूंकि एडवर्ब है ना, मॉडरेटली, इसका भी मतलब होता है मॉडरेटली, ठीक है। दोनों मॉडरेट, मध्यम, ठीक है। लेकिन मॉडरेटली में ये डिसअप्रूविंग सेंस में जाता है, डिसअप्रूविंग। और ये अप्रूविंग। इसी को आप किताबों में पढ़ेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं, हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल है, डिजायरेबल या नॉन डिजायरेबल। तो अप्रूविंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिजायरेबल भी कह सकते हैं। और ये फिर हो जाएगा नॉन डिजायरेबल या अनडिजायरेबल। ओके। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में आप जब कोल्ड ड्रिंक पीने जाएंगे तो ठंडा पिएंगे, कूल पिएंगे, कोल्ड पिएंगे, चिल्ड पिएंगे? चिल्ड सर। चिल्ड पिएंगे, बहुत ज्यादा ठंडा पिएंगे, राइट, ठीक है। अब पता चला कि मैं हाईवे पे कहीं जा रहा था, तो एक ढाबे पे रुक गया, लोकल ढाबा था, और उसके यहाँ बहुत बढ़िया फ्रीज काम नहीं करती, और लोकल लाइट था, हमेशा लाइट वहां रहती भी नहीं थी, ठीक है। मैंने कहा भैया एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो कहा साहब बहुत ठंडी तो नहीं मिलेगी। हम कहा लाओ निकालो, तो दरवाजे के सामने जो रखा था फ्रीज के, वही निकाल के दिया। हम क्या, थोड़ा अंदर से निकालो, ये तो बिल्कुल ही ठंडा नहीं है। तो थोड़ा अंदर से, अंदर वाला निकाला तो थोड़ा ठीक ठाक ठंडा था। तो हम वहां जो ठंडा मांग रहे हैं, फेवरेबली ठंडा मांग रहे हैं या अनफेवरेबली? फेवरेबली ठंडा। फेवरेबली। तो हम जब वो अंदर से निकाल के दिया तो हम ये कह सकते हैं दिस वन इज फेयरली कोल्ड।
और फेयरली यहाँ पे एक्सट्रीम का भाव नहीं देता, मॉडरेटली कोल्ड, यानी पहले जो तुम दिए थे उसके तुलना में ये ठीक ठाक ठंडा है। ये बात समझ में आ, कोल्ड चूंकि एडजेक्टिव है तो एडवर्ब हो जाएगी। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गई? बोलिए भाई। यस यस अब तो रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं। सर। ठीक है। ठीक है, ओके। इधर अगर हम देखें, ये हल्का सा ठंडा था तो हमने कहा ठीक है चलो, मतलब हल्का ठंडा चल गया, ठीक है। पर उतना ही ठंडा पानी अगर हमको जाड़े में मिल जाए ना, तो हम उसको पी पाएंगे? नो सर। नहीं, तो जाड़े के सीजन में अनफेवरेबल हो जाएगा ना। तो हम क्या कहेंगे? आई ड्रैंक, ठीक है, लिटिल वाटर as it was rather cold। अब इस सेंटेंस अपने आप पे सब कुछ बयां कर दे रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है? आई ड्रैंक लिटिल वाटर, लिटिल मतलब इनइफेक्टिव, जितनी आवश्यकता थी उससे भी कम पिया। क्यों? क्योंकि पानी जो है कुछ ज्यादा ही ठंडा था, हाँ या ना? यानी कि जितना ठंडा मैं पी सकता था उससे ज्यादा ठंडा था। तो यहाँ पे जिस तरह सेंटेंस में यूज हुआ है, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। एकदम क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। मैं जैसे कल की तुलना में एक सेंटेंस में लिख देता हूं, टुडेज network is rather fairly, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? फेयरली। ठीक है ना? यस सर। आगे चलते हैं। इनफ बहुत ही अच्छी चीज है, इनफ। देखिए, इनफ एक ऐसा वर्ड है, जनरली हम ये नहीं कहते कि हमेशा, जनरली, ठीक है। इनफ एक ऐसा वर्ड है जिसको जनरली हम या तो एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं या एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो इसके पोजीशन की बारी आती है कि पोजीशन क्या रहेगा। जैसे वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू बी रिलैक्स्ड, ठीक है। और we shall have, आज निकिता नहीं आई क्या? We shall have studied, सर आई है। okay, we shall have enough studied क्लास खत्म होने से पहले मुझे रिमाइंड कराइएगा, जो हमने वन वर्ड मैनिया का शीट भेजा है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। वी शैल हैव इनफ स्टडीड, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। इनफ क्या कहता है? पर्याप्त। इनफ क्या कहता है? पर्याप्त, ठीक है। हाँ देखिए, इसको नंबरिंग करना पड़ेगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू बी रिलैक्स, हमारे पास इतना, हमारे पास पर्याप्त टाइम नहीं है रिलैक्स करने के लिए या रिलैक्स करने भर का, ठीक है। तो इनफ किसके बारे में बता रहा है? नाउन।
टाइम 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 और टाइम नाउन है, तो इनफ को आप यहाँ पे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? वी शैल हैव इनफ स्टडीड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के समाप्ति तक हम लोग पर्याप्त पढ़ चुके होंगे। क्लियर? जब ये महीना खत्म हो रहा होगा उस समय हम लोग पर्याप्त पढ़ चुके होंगे, है ना? तो इनफ किसके बारे में बता रहा है? स्टडी। और स्टडी अपने आप में क्या है? वर्ब है। जब ये वर्ब को मॉडिफाई किया तो इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब। अब ये हो गया हमारा गलत, ठीक है? तो ये कहाँ होना चाहिए था? ये होना, इसका करेक्शन तो लिखने भर के जगह नहीं है, मैं यही कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसका करेक्शन होना चाहिए था स्टडीड इनफ। स्टडीड इनफ, ठीक है? यानी कि इनफ जो है जब एडवर्ब के रूप में काम करेगा तो जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके बाद लगेगा। तो ये चीज नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट। क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? आवाज साफ नहीं आ रही है। नो सर। ओके, नोट। ठीक है। इनफ when, इनफ के बाद कॉमा रहेगा, when used as an adverb it is placed after the word it modifies। यानी कि इनफ जब एडवर्ब के रूप में यूज होगा तो जिस भी वर्ड को ये मॉडिफाई करेगा, अगर इनफ जो है एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है मतलब वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। तो इनफ अगर एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उसके बाद आएगा। यहाँ लिखा है आफ्टर। कोई दिक्कत? But when used as an adjective comma it must be placed before the noun। ऑलराइट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं भूल जाऊंगा, कल मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, एक मॉर्निंग में और एक सेकेंड हाफ में। टाइम क्या रखें? 8 बजे, 9 बजे? जल्दी बताइए। सर सवेरे रखिए सर। अरे आउट भी हो गए भाई सब। यस, जल्दी बताइए, सब लोग बताइए। जो हाउस वाइफ है, किचन इंचार्ज। ठीक है। यस एवरीवन, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा था। हाँ, 7 AM पे हो सकता है क्या? अरे नहीं 7 AM पे ना, फिर मैं एडवर्ब को एडजेक्टिव बताऊंगा, एडजेक्टिव को नाउन बताऊंगा। ठीक है सर। आई वुड बी वेरी स्लीपी एट दैट टाइम। सर कल हम लोग का टेस्ट है 8 से 9:30। अब देखिए कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, टेस्ट का बल्कि वो रख लीजिए, क्या बोलते हैं, 8 से 9:30। क्या मैं फिर पूछ लेता हूँ, बिकॉज आई एम फ्री फॉर दिस बैच, ठीक है? मैं फिर से पूछ लेता हूँ जी। 9:30 से। अरे रुकिए भाई, कुछ लोगों से नहीं होगा ना, सब लोग तैयार होना चाहिए। 9:30 पे रखें, 10 पे रखें, 10 से 11, 11:30 कर लें। जल्दी बताइए सब लोग।
यस सर 10 से 11 सही है, 10 बजे से सही है सर। ये 10:30 लो 10 पे, कोई 10:30 पे, कोई 10:30। सर कोई बात नहीं, 10 10:30 जब आपको सुटेबल लगे। ठीक है। नहीं मतलब किसी को 10:30 पे किसी को कोई, मुझे सुटेबल की बात नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ फ्रॉम 8 o'clock। बाकी लोग कहीं ना कहीं इंगेज हैं। 10:30 पे किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो वन, नन। ये कौन है भाई यार? ये तो कुछ ना कुछ रहेगा मामला। नो सर। किसको दिक्कत है भाई 10:30 पे? जल्दी बताइए, डोंट वेस्ट टाइम ऑफ द क्लास। किसी को अगर दिक्कत हो तो नाम बताइए अपना। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर मंजू शर्मा सर। एक्चुअली नहीं, सर कोई सही है, आपका सर 10:30। वहाँ पे एक फुल लेंथ टेस्ट है सर केजी में सर, उसकी वजह से सर एग्जाम के लिए। एक सेकेंड, ये मंजू मैडम बोल रही है ना? जी सर। हाँ, क्या बोल रही है जल्दी बताइए। सर कल ना वहाँ पे हम लोग का एक फुल लेंथ टेस्ट है सर ना, जैसे अभी एग्जाम के लिए जो 18 अगस्त कितने बजे से कितने बजे से कितने बजे तक? सर वो 10 बजे से सर 2 10 से घंटे का कितने होगा बजे तक? सर। 10 से सर 2 12? घंटे। जी सर। 10 से 12। अब मैं क्या करूं? 1 बजे से ले लूं क्लास? ठीक है 12 बजे से ले लेते हैं। मैडम वो 12 बजे तक तो 2 घंटा कोई टेस्ट देकर अगर उठाए तुरंत कैसे वो क्लास लेंगी? क्या मैं 1 बजे से क्लास कर दूं? आई एम सिंपली सीकिंग योर अप्रूवल। ठीक है सर। यस सर। यस सर। डन 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 डन। इधर देखिए, एकदम बेटर है। 28 जुलाई, ठीक है। क्लास एट 1 PM on 28th डिक्लेयर्ड। कोई हमसे ये नहीं कहेगा सर कि पिछली क्लास तो 1 बजे से शुरू करके 2:30-3 बजे तक चलाए हैं, फिर आप 6 बजे कैसे क्लास ले रहे हैं? मैं लूंगा 6 से या 7 से मैं क्लास लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास मुझे कल चाहिए, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमको मतलब कुछ वो सनक चढ़ी है। मैं खुद ही थायराइड और बीपी का पेशेंट हूँ कम से कम। और जो बच्चे मुझे जानते हैं, मेरे बैचेस में जुड़े हैं, 2 बैच ऑफ करके मैं ये क्लास चला रहा हूँ। 2 बैच बिल्कुल नहीं चला जब से क्लास चालू हुआ है। बोलिए जो लोग उस बैच में है, बता देंगे आपको, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टाइम से हो जाए, और उत्तराखंड वालों के चक्कर में जल्दी ग्रामर भी खत्म हो जाएगा ना, तो सभी को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड को तो मिलेगा ही, जो यूपी वाले हैं वो फिर वोकेब वगैरह वो आराम से प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर पाएंगे, पैसेज वगैरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनफ का हो गया। ओनली, यस, ओनली इज इम्पोर्टेंट। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, भले हम एडवर्ब टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन एडवर्ब टॉपिक में कोई पर्टिकुलर वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पर्टिकुलर वर्ड हमेशा एडवर्ब ही होगा, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप लोग ये तो ये पढ़ ही चुके हैं कि जो है क्या बोलते हैं, एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जाता है ना, ठीक है? ओके, तो हम आते हैं ओनली पे। अब ओनली इतने में हो नहीं पाएगा, ओनली से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ओनली, ठीक है? यहाँ पे पहले ही नोट कर देते हैं द वर्ड, मैं वर्ड लिख रहा हूँ, एडवर्ब नहीं लिखा। द वर्ड ओनली इज प्लेस्ड, पोजीशन की बात आती है इसमें, प्लेस्ड जस्ट बिफोर the word only is placed just before the word it modifies, it wants to modify or qualify, ठीक है? यानी कि वो मॉडिफाई करे चाहे क्वालिफाई करे, ओनली जो है जिस भी वर्ड को मॉडिफाई या क्वालिफाई करना चाहता है एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस, उसके ठीक पहले रहेगा, ठीक है? एग्जाम्पल करके देख लेते हैं।
अगर हम कहें, इसमें कई एग्जाम्पल हम लिखेंगे। हाँ सर दिख नहीं रहा। ओके ओके, वेट, किसी को नहीं दिख रहा है? सबको दिक्कत आ रही है? क्लियर है एकदम सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। संगीता मैडम अपना देखिएगा नेटवर्क। हाँ ओके सर। ओनली जगदीश teaches English। दूसरा ON ओनली। पूर्णिमा मैडम उनसे बात होगी सुमन जी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर देखिए। टीचर्स इंग्लिश एट द इनिशिएटिव। ठीक है। जगदीश ओनली टीचर्स इंग्लिश। ठीक है। या फिर जगदीश टीचर्स ओनली इंग्लिश। प्रैक्टिकल सेंटेंस लिखा है जिसके बारे में हर कोई फैमिलियर है यहाँ पे जो लोग हैं। ठीक है, ओके। या मैं एक सेंटेंस और लिखूं क्या? ही ओनली मैरिड हर फॉर हर ब्यूटी। ही ओनली मैरिड हर फॉर हर ब्यूटी। उसने सिर्फ शादी की उससे उसकी खूबसूरती की वजह से, ये कारण जो भी। आइए देखते हैं। ठीक है। ओनली जगदीश टीचर्स इंग्लिश। केवल जगदीश ही इंग्लिश पढ़ाता है। इज इट करेक्ट? नो सर। नो सर। ठीक है। तो ये जो ओनली का पोजीशन है या प्लेसमेंट है वो गलत है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जगदीश इंग्लिश ही पढ़ाता है या जगदीश सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाता है। तो यहाँ से उठा के ओनली की पोजीशन यहाँ रख दे तो सही हो जाएगा। यस ठीक है। तो इंग्लिश को ये क्वालिफाई कर रहा है, जिस वर्ड को क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई उसके ठीक पहले रहेगा। ओके। ओनली जगदीश टीचर्स इंग्लिश एट द इनिशिएटिव। जिस कोचिंग के आप लोग स्टूडेंट है उसका नाम द इनिशिएटिव है। ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं, नए को पता नहीं पता होगा कि नहीं, द इनिशिएटिव कोचिंग में सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ाता, अकेला जगदीश ही पढ़ाता है। ये फैक्ट है। ठीक है। तो ओनली जगदीश टीचर्स इंग्लिश एट द इनिशिएटिव, क्या ये सही है? यस सर। यस सर। यहाँ जगदीश के पहले ओनली लगा था, गलत हो गया सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ जगदीश के पहले ओनली लगा है, बिल्कुल सही है। और ओनली यहाँ पे एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। ठीक है। जगदीश ओनली टीचर्स इंग्लिश। जगदीश सिर्फ पढ़ाता है अंग्रेजी। यानी जिस तरह से लगा है, ये वर्ब के पहले रख दिया गया, इससे ये पता चल रहा है कि वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो जगदीश सिर्फ पढ़ाता है, समझाता नहीं है, लिखाता नहीं है और कोई दूसरा काम नहीं करता, सोता खाता पीता नहीं, सिर्फ पढ़ाता है। ठीक है। तो इस सेंटेंस के झटके में आप पढ़ेंगे, अगर यूजर्स आपको पहले से नहीं पता तो इसकी गलती पकड़ में नहीं आएगी, जबकि ये है गलत। ओके। इस सेंटेंस को गलत कर दे रहे हैं। जगदीश टीचर्स ओनली इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है। जगदीश पढ़ाता है सिर्फ इंग्लिश और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। ओके। अब आइए यहाँ पे काम की चीज देख लेते हैं। ही ओनली मैरिड हर, उसने सिर्फ उससे शादी की, उसने सिर्फ शादी की उससे। ये बात सही है क्या? सिर्फ शादी की नहीं। आगे देखिए, पूरा अगर देखें, ही ओनली मैरिड हर फॉर हर ब्यूटी।
तो क्या कह रहा है, उसने सिर्फ शादी की उसकी खूबसूरती के कारण। ये सही है या ये सही होना चाहिए था कि उसने शादी की उससे सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण। यस सर। सिर्फ शादी उसकी करने के कारण। खूबसूरती। Only हाँ, तो यहाँ पे फॉर जो है एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ब्यूटी ऑब्जेक्ट है। कुल मिला जुला करके ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। यस और नॉट? यस सर। ओनली जहाँ पे ये लगा है गलत है, ये होना चाहिए प्रीपोजिशन के पहले, ओनली। ठीक है, ओके। और यहाँ पे फॉर हर ब्यूटी एक रीजन, कारण बता रहा है कि नहीं? यस सर। किस चीज का कारण बता रहा है? ओनली का, ई का कि मैरिड का? ब्यूटी का। हाँ, ब्यूटी का। फॉर हर ब्यूटी, ध्यान सुनिए, फॉर हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती के कारण। उसकी खूबसूरती के कारण क्या, मैं पूरे फ्रेज की बात कर रहा हूँ। फॉर हर ब्यूटी, उसकी खूबसूरती का कारण। तो एक फ्रेज बना ना, और फ्रेज अपने आप में एडवर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये फ्रेज जो है सेंटेंस में किसको क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है? मैरिज को। मैरिड को। खूबसूरती के कारण क्या, शादी किया है। साफ साफ पता चल रहा है कि वो खूबसूरत ना होती तो शादी ना किया होता। क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये आपका हो गया वर्ब। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे कि नहीं? कहेंगे सर। अब वो फ्रेज हो, वर्ड हो, चाहे क्लॉज हो, एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? तो ओनली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को। तो ओनली जब एडवर्ब को मॉडिफाई कर ही रहा है तो ये खुद भी तो एडवर्ब हो जाएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। सबको एकदम क्लियर है? अब इसी बात को मैं पूछूं कि ये फॉर एक प्रीपोजिशन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले ओनली लगा है, तो ओनली एज एन एडवर्ब, ओनली एज एन एडवर्ब, ओनली एक एडवर्ब के रूप में क्या प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है? नो सर। नहीं, ये पूरा का पूरा फ्रेज को कर रहा है, जो कि प्रीपोजिशन से बना, इसलिए प्रीपोजिशन फ्रेज है। इससे पता चला कोई भी एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई नहीं कहा, बल्कि प्रीपोजिशन जिस उसको क्या बोलते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को जोड़ा है, तो ऑब्जेक्ट विथ इस प्रीपोजिशन जो पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा, ठीक है, उसको क्वालिफाई कर सकता है। पर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज वहां पे जो है पूरा आना चाहिए। इसी सेंटेंस को एक ऐसे लिखते हैं, एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है भैया आप लोगों का। 6 नंबर, we only eat when we are hungry। इसका क्या भाव आ रहा है? हम सिर्फ खाते हैं जब भूखे होते हैं। ये ओनली का यूज सही है या नहीं, इस सेंटेंस में रिस्पॉन्ड करिए। फास्ट। नो सर। जब हम नो सर। सिर्फ खाते हैं, सिर्फ खाते हैं ऐसा नहीं है ना, जब भूखे होते हैं सिर्फ खाते हैं, ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए कि हम खाते हैं तब जब भूखे होते हैं। हाँ या ना? हम यस सर। खाते हैं सिर्फ तब जब भूखे होते हैं, सिर्फ तब जब भूखे होते हैं ना। When we are hungry, जब हम भूखे होते हैं, तो we are सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब क्लॉज जो है एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। वैसे तो आप कहेंगे कि व्हेन वी आर हंग्री ये भाव दे रहा है समय का, तो समय बताने वाला वर्ड जो है एडवर्ब होता है। पर आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि फ्रेज या क्लॉज क्लासिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसके सेंस पे आपको नहीं जाना है कि भाव कैसा दे रहा है।
बल्कि उसके फंक्शन पे जाना है कि सेंटेंस में वो किस वर्ड से रिलेशन बना रहा है, किसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है। तो व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते तो क्या ओनली या वी या ईट? ईट वर्ब को कर रहा है। तो जब हम भूखे होते हैं तो रूपांजलि मैडम नहीं आई हैं क्या? जब हम भूखे होते हैं तो क्या करते हैं? खाते हैं, ईट को मॉडिफाई करके। और रूपांजलि मैडम नहीं आई आज? ओके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। ऑलराइट, और अपने आप में क्लॉज है तो इसको हम कह देंगे एडवर्ब क्लॉज। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। जो नए बच्चे जुड़े हैं, पुराने वाले तो पढ़े हुए हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको अब थोड़ा इजी लग रहा है कि आप कैसे पता करेंगे कि कोई फ्रेज अपने आप में एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है, या कोई क्लॉज अपने आप में एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। ये चीज क्लियर हो रही है? यस सर। और चूंकि व्हेन वी आर हंग्री ये पूरा का पूरा क्लॉज है, अपने आप में एडवर्ब क्लॉज है, तो ओनली किसको मॉडिफाई करा? एडवर्ब को। तो ये खुद भी अपने आप में क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। एनी डाउट? नो सर। ओके सर इम्पोर्टेंट था जी, जल्दी पूछिए। सर जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है सर आपने बताया था सर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है सर, फिर आपने एडवर्ब फ्रेज लिखा हुआ है सर, ये मेरे को ओहो, ये कंफ्यूजन है आपको। ठीक, मेरी बात। मैडम का सवाल आप लोग सुनिएगा। मैडम का सवाल ये था कि सर अभी आपने कहा कि एडवर्ब फ्रेज है PHRAS, और अभी आपने कहा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यस सर। ठीक है, तो मैडम यहाँ पे इनको मैडम को डाउट हो गया कि एक ही फ्रेज को एक बार इन्होंने कहा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक बार इन्होंने कहा एडवर्ब फ्रेज है ना? ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम कैसे पता करेंगे वो प्रीपोजिशनल फ्रेज? इधर देखिए, सब लोग देखिए ध्यान से। मैडम जब आप नाउन यूज करते हैं तो नाउन को आप अकेला यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को अकेला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्या कंजंक्शन को आप अकेला यूज कर सकते हैं? नो सर। नो सर, कंजंक्शन को आगे चाहिए क्लॉज। सिमिलरली क्या प्रीपोजिशन को अकेला यूज कर सकते हैं? प्रीपोजिशन अपना कोई मीनिंग दे सकता है अकेला? नो सर। नो सर। तो प्रीपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस यस सर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन के अकेला अपना कोई भाव नहीं दे पाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के बिना ये प्रीपोजिशन अकेला कोई भाव नहीं दे पाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो होगा क्या कि एक वर्ड प्रीपोजिशन हो जाएगा, एक वर्ड ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे? 2। हाँ या ना? तो जब कहीं पे भी सेंटेंस में कोई एक वर्ड अपने आप में एफिशिएंट नहीं है अपने सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो एक दूसरे वर्ड या 2 वर्ड का साथ लेकर के वो एक ग्रुप बना लेते हैं, and that group of word if does not convey a complete sense is called a phrase. Any doubt? नो सर। नो सर। तो एक ऐसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन से बना होता है उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एक ऐसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन से बना होता है उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और फिर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि है तो फ्रेज ही, तो इसको हम बेसिकली है तो फ्रेज ही। कैसा फ्रेज? अगर आप इसमें देखें तो 2 टर्म है, हम बात फ्रेज की कर रहे हैं। कैसा फ्रेज? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फ्रेज एज अ पार्ट ऑफ स्पीच या नाउन के तौर पे यूज हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज के टाइप को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है ना? ठीक है, तो फ्रेज कैसा फ्रेज? बोले प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फ्रेज चाहे किसी का बना हो, ठीक है, किसी चीज से बना हो फ्रेज, ठीक है, अगर फ्रेज है तो अपने आप में वह नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। एनी डाउट?
नो सर। हेलो, क्लियर? अभी आगे कहीं पे नाउन वगैरह का मामला, एडजेक्टिव का मामला आ जाएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। इधर देखिए, अगर हम कहें she is a man of dignity. She is a man of, अरे सॉरी, he is a man of dignity, क्या लिख दिया? He is a man of dignity, ठीक है? अगर इतना ही इज अ मैन कोई मतलब नहीं कि ही मैस्कुलिन है, मैन मैस्कुलिन, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो प्रीपोजिशन विथ इट्स ऑब्जेक्ट दो वर्ड का ग्रुप बना कि नहीं? ये दो वर्ड का जब ग्रुप बन जाएगा तो फ्रेज कहलाएगा कि नहीं? जल्दी बताइए। यस रीना मैडम का सवाल था शायद। यस सर। अब कोई पूछे कि है तो फ्रेज, और फ्रेज चूंकि बना प्रीपोजिशन से है ना, तो ये तो हो जाएगा तब एनी फ्रेज दैट इज फॉर्म विथ अ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। सपना क्लियर है? अब यस सर। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो फ्रेज ही, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो चाहे किसी से बना हो, है तो फ्रेज ही। और फ्रेज है तो वो नाउन की तरह बिहेव कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकता है, या एडवर्ब की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है? ऑफ डिग्निटी, ऑफ डिग्निटी किसके बारे में बता रहे हैं? ही के बारे में, इस के बारे में, ए के बारे में, मैन के बारे में? मैन के बारे में सर। रीना मैडम? यस सर, मैन के बारे में। मैन के बारे में। तो ये फ्रेज जो कि मैन को क्वालिफाई करे, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करते, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर हुआ? यस सर। रीना मैडम ठीक है ना? यस सर। तो अगर प्रीपोजिशन के माध्यम से कोई फ्रेज बनता है तो उसी फ्रेज को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। लेकिन अब प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हो गया, पर सेंटेंस में ये फ्रेज सेंटेंस में किसी न किसी को क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा। तो फिर हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन से बना हुआ जो फ्रेज है वो सेंटेंस में किसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, उसके आधार पे इसको हम क्लासिफाई करेंगे कि एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, कि नाउन का फंक्शन कर रहा है, कि एडवर्ब का। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ भाई, तो कहाँ था मैं? वेयर वॉज आई? हाँ, हो गया ना? ठीक है, ओके। आपने सवाल कहाँ से पूछा था? ओके, तो ओनली हो गया। हाँ, तो गुड वेल हो गया, फेयरली रादर हो गया, इनफ हो गया, ओनली हो गया, ठीक है? इवन इवन जो है भी या ऑल्सो के जैसा सेंस देता है, ठीक है? इवन, ठीक है, ओके। इसमें भी वही बात होगी जो ओनली में आता है, ठीक? बिल्कुल उसी तरह चलेगा ये भी। Even should be placed before the word even should be placed before the word it wants to modify or qualify, ठीक है? जैसे he could not
solve even this question. ठीक है? She does not even know how to make food. Okay? Even the teacher could not solve this problem. ठीक है? आइए हिंदी के अकॉर्डिंग भी जैसा सेंस देता है. ठीक है? He could not solve even this question. क्या कह रहा है? वो ये सवाल भी नहीं कर पाया. एकदम सही है. मतलब कई सवाल रहे होंगे, एक सिंपल सवाल रहा होगा, उसको टेस्ट करने के लिए दिया गया, वो ये भी नहीं कर पाया. ठीक है? She does not even know how to make food. She does not even know उस कि खाना कैसे बनता है. अगर ये हम लिख देते हैं, फूड के पहले लगा देते हैं, she does not know even how to make food. तो ये मैनर को बताता. ठीक है? लेकिन यहाँ पे इवन को बता दिया तो उसको जानकारी नहीं कि खाना कैसे बनता है. ठीक है? तो इवन के साथ ये चक्कर है, आपको वर्कशीट में मिल जाएगा क्वेश्चन. ठीक है? कि इवन भी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग इस वर्ड को मॉडिफाई या क्वालिफाई करना चाहता है, उसके ठीक पहले लगाया जाता है. ठीक है? ठीक है? इवन द टीचर कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इसका मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम था, कोई क्वेश्चन था. ठीक है? क्लास में सब लोग करके थक गए, टीचर के पास ले गए, तो टीचर भी नहीं कर सका. कोई दिक्कत? No. ठीक है? ओके. Yes, sir. ठीक है. तो ये हो गया. इसमें एक इम्पोर्टेंट तो मेरा असली छूट ही गया, जो असली बताना था. रुकिए, टू और वेरी असली चीज वही है. कहीं 9 बजेगा तो हमें याद दिला दीजिएगा, हम जो है वो करा देंगे. पहले 1 वर्ड की शीट कराएंगे, उसके बाद पैसेज में आएंगे. ठीक है सर, इंतजार कर रहा हूँ. किसका इंतजार कर रहे हैं? 1 वर्ड है क्या सर? टू और क्या है? वेरी था ना. ठीक है? देखिए हिंदी के अनुसार टू का मतलब भी बहुत है और वेरी का मतलब भी बहुत है. तो बहुत में कितना बहुत, डिग्री की बात आ जाएगी. ठीक है? मान लीजिए कि आपको किसी ने, छोटा बच्चा है कोई 4 साल का, ठीक है, किचन में चाय उबल रही थी, उबाल के छान के उसको पकड़ा दिया स्टील के गिलास में, बच्चा ये ले जाओ दे आओ, और बच्चे ने गिलास पकड़ा और तुरंत छोड़ दिया. ठीक है? तो उसने गिलास क्यों छोड़ दिया? क्योंकि चाय गर्म थी या बहुत गर्म थी? बहुत गर्म थी. ठीक है? लेकिन बाद में किसी बड़े ने ला करके वही गर्म चाय मुझे दिया, तो मैं फूक फूक करके सिप करके पी रहा था. फूक फूक करके मैं सिप कर रहा था. ठीक है? तो चाय मैं फूक फूक के क्यों सिप कर रहा था? क्योंकि बहुत गर्म थी. हाँ या ना? तो वो चाय चूंकि मैं फूक फूक के धीमे धीमे पी रहा हूं, यानी कि बहुत गर्म है. बच्चे ने छोड़ दिया, यानी कि बहुत गर्म है. तो बच्चे के छोड़ने में और मेरे फूक के पीने में जो गर्मी का डिफरेंस है, डिग्री है, वो क्या है? बोले बच्चे के लिए वो इतना ज्यादा गर्म था कि लिमिट से बाहर था, बर्दाश्त के बाहर था. हाँ या ना?
और मैं फूक फूक के पी रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए लिमिट के अंदर है, किसी तरह से मैं काम चला सकता हूँ। यस और नॉट? यस सर। तो 2 हो जाता है बियॉन्ड लिमिट। ये होता है विद इन लिमिट। या ये एक्सेप्टेबल एक्सटेंट। और ये हो जाता है अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसमें कोई तरीका नहीं है कि आप कैसे इसको पहचानेंगे कि वहां पे 2 लगेगा कि वेरी लगेगा। ये डिपेंड करता है सेंस पे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बहुत स्पाइसी डिश बन गई है, ठीक है, तो स्पाइसी डिश बड़े लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन अगर वही के 6-7 साल का बच्चा है तो कहेगा ना ना हम ये नहीं खाएंगे, हमको कुछ मिठाई उठाई दे दो भैया, हम उससे खा लेंगे, वो चल जाएगा। ये तो पहले ही निवाला मुंह में डालते ही वो कहेगा ना ना ये तो इतना ज्यादा तीखा है कि मैं खा ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वहीं पे बड़े लोगों के लिए तीखा तो लगेगा, वो आ करके किसी तरह वो खा लेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन छोटा बच्चा जो है जिसका टेस्ट बड डेवलप नहीं हुआ वो छोड़ देगा, इट इज टू स्पाइसी। गॉट द पॉइंट? ऑलराइट, तो यहाँ पे ये दोनों सही है। वो लिमिट स्पाइसी लिमिट के बाहर भी हो सकता है, विद इन लिमिट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें जैसे आजकल बारिश कई जगहों पे हो रहा है कि नहीं? अभी हो रहा है। अभी हो रहा है, तो मौसम कैसा है? सुहाना है? बढ़िया मौसम से। बढ़िया, सुहाना कह सकते हैं। प्लीजेंट वेदर। ऑर्डिनरली प्रेजेंट है या बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। द वेदर इज टू या वेरी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत प्लीजेंट है, बहुत सुहाना है। द वेदर इज टू या वेरी प्लीजेंट। क्या लगाएंगे? वेरी लगा दीजिए। टू तो बियॉन्ड लिमिट हो जाएगा। तो कभी भी मौसम जो है इतना ज्यादा सुहाना नहीं हो सकता है कि आप उसको बर्दाश्त ना करें, स्वीकार ना कर पाए। हाँ या ना, जल्दी बताइए। और लेडीज को मैं एक चीज खास करके बोलूंगा, लेडीज ही मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर वो घर में रहती, जेंट्स जनरली बाहर ही होते हैं, वो घर में रहती कोई ना कोई टीवी सीरियल वगैरह बच्चों का वो आता है, परफॉर्मेंस शो वगैरह देखते रहते हैं, तो उसमें जजेस कमेंट करते हैं क्या, टू गुड, टू क्या बोलते हैं, टू गुड, टू ब्यूटीफुल, टू क्यूट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं टीवी पे तो हमें लगता है यार लोग बोलते तो हैं, सुने तो हैं, टीवी पे बोलते हैं भाई, है ना। मलाइका अरोड़ा बोलती हैं, वो कौन खेर हैं, अनुपम खेर की वाइफ, वो बोलती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बोलती, तो होना चाहिए, सही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामेटिकली वो गलत है। ठीक है, तो होता ये है कि टू और अच्छा एक चीज और समझिए, जब आप किताबों में इसको पढ़ेंगे तो टू के ऊपर एक निगेटिव साइन रहेगा। इस नेगेटिव साइन का ये मतलब नहीं है कि टू जो है नकारात्मक भाव देता है, बिल्कुल नहीं। टू जो है किसी चीज की क्वालिटी को, टू जो है किसी चीज की क्वालिटी को इतना एक्सेसिव कर देता है कि वो बियॉन्ड लिमिट हो जाता है, अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। आई बात समझ में? अगर आपने सब्जी में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया तो कोई खा पाएगा? नहीं। क्लियर है? तो बात समझिए, जैसे अभी क्या है, मई में इतनी तगड़ी धूप थी कि लोग बाहर, कितने लोग तो मर गए कई शहरों में। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, बोले बच्चों को घर में ही रखो, क्यों, बाहर बहुत ज्यादा धूप है। तो बहुत ज्यादा धूप है, वेरी हॉट या टू हॉट था?
टू हॉट था, टू हॉट, लिमिट के बाहर था, है ना? तो हॉट था कि नहीं था, और इतना ज्यादा हॉट था कि बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता। तो टू को जब आप लोग किताबों में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे थोड़ा इनएक्सपीरियंस लोग बता भी देते हैं कि टू जो है नेगेटिव होता है। नया टू नेगेटिव नहीं होता है, टू का इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। टू एज एन एडवर्ब, टू एज एन एडवर्ब जिस वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसको उसकी लिमिट को इतना एक्सेसिव कर देता है कि एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो उसका नेट प्रभाव जो है नकारात्मक हो जाता है। एनी डाउट? नो सर। नो सर, ठीक है। सुबह मिसेज उठी, कहीं कि मैंने चाय बिठा दिया है, आप देख लीजिएगा, मैंने जो है चाय पत्ती डाल दी, ये नहीं बताया कि चीनी डाल दी। मैं उठा, एक चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लेट गया, वो जब आई चाय छाने तो एक चम्मच और डाल दी, 2 चम्मच हो गया। चाय में चीनी है कि नहीं है? यस सर। है, ठीक है, ओके। तो अब है, तो अब ये बताइए, जो यूजुअली 1 चम्मच चीनी का चाय पीता है, वो 2 चम्मच चीनी वाला चाय पी सकता है? बाहर लिमिट के अंदर होगी कि लिमिट के बाहर हो जाएगी? लिमिट के बाहर। हाँ, जैसे लिमिट के अंदर हो जाएगी भाई, बाहर हो जाएगा। टी इज टू या वेरी स्वीट, लिमिट के बाहर हो जाएगा ना, जो रेफरेंस मैंने अभी दिया उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो होता यह है कि बहुत से ऐसे एडजेक्टिव हैं जो जिनके साथ टू भी लग सकता है और वेरी भी लग सकता है। जैसे अगर हम कहें हॉट, या कहें कोल्ड, या कहें स्पाइसी, या कहें सॉल्टी, ठीक है, तो लिमिट के अंदर भी हो सकता है, लिमिट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके साथ जो है हम टू भी लगा सकते हैं या वेरी भी लगा सकते हैं, दोनों चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग ही देते हैं, वो कभी एक्सेसिव में जा ही नहीं सकता। जैसे अगर हम कहें ब्यूटीफुल, कोई सीनरी, कोई सीन, कोई व्यक्ति, कोई लेडी क्या इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है कि उसको देखने में घबराहट हो, आंखों में चुभे? नो सर, नो सर, ठीक है। कोई व्यक्ति इतना अच्छा हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़े? नहीं ना, ठीक है। प्लीजेंट, कोई छोटा बच्चा इतना क्यूट हो सकता है, इतना ज्यादा क्यूट हो सकता है कि उसको देखने का मन ना करे? नो सर। नहीं ना, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमेशा पॉजिटिव सेंस ही कन्वे करते हैं, वो कभी नेगेटिव सेंस कन्वे कर ही नहीं सकते, ठीक है। उनके पहले हम कभी भी टू का यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमेशा किसका यूज करेंगे? वेरी। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। जैसे हम कहें शी इज टू ब्यूटीफुल, तो क्या कोई लेडी जो है इतना अधिक खूबसूरत हो सकती है कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाए, या वो खूबसूरती बर्दाश्त के बाहर हो जाए? पॉसिबल है क्या ये? नेवर पॉसिबल। यहाँ पे क्या आएगा? वेरी आएगा, ठीक है। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, शी इज टू ब्यूटीफुल टू मैरी हिम।
टू मैरी, मेरी यहाँ पे V1 है, 2 प्लस V1, इन्फिनिटिव हो गया कि नहीं? बीइंग एन इन्फिनिटिव इट इज अ वर्ब और एक कार्य दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या आएगा ये समझिए। इसको आप लोग इंटर हाई स्कूल में खूब किए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। बोले इसी को अगर ट्रांसफॉर्म करें तो ये बनेगा शी इज सो ब्यूटीफुल, दैट शी विल नॉट मैरी हिम, ठीक है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। हिंदी के अकॉर्डिंग सो क्या कह रहा है? इतना, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, ये इतनी खूबसूरत है कि वह जो है विल नॉट मैरी हिम होगा ना। हाँ, वह इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। यानी लड़के की तुलना में लड़की बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा खूबसूरत है, दोनों का कोई मैच ही नहीं है, इसलिए वो लड़की शादी नहीं करेगी। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे नेगेटिव जो लग जाता है टू के ऊपर किताबों में दिया रहता है वो नकारात्मक नहीं कहता है, ठीक है, वो इम्पैक्ट नकारात्मक हो जाता है। अब देखिए टू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो टू क्या? एक्सेसिव, यानी कि वह जो है इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि उस लड़के से शादी करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्लियर है? तो टू के बाद अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ब्यूटीफुल के पहले आपने टू लगा के काट दिया था, बोले यहाँ सही नहीं है। बोले हाँ यहाँ सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ उस इसकी डिग्री को बता रहा था टू, यहाँ पे डिग्री के साथ साथ उसका रिजल्ट भी बता रहा है कि इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उससे शादी नहीं करेगी। यानी कि टू ने जो है ब्यूटीफुल की इस एडजेक्टिव की डिग्री इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि इस वर्ब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वही मैं शुरू से आप लोगों को बताया था कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है। एनी डाउट? बोलेंगे? नो सर। ओके, तो ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम और इजी करने जा रहे हैं थोड़ा सा। देखिए एक होता है TOO के बाद आएगा आपका एडजेक्टिव या हो सकता है एडवर्ब भी आ जाए इन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। एडजेक्टिव या एडवर्ब इन पॉजिटिव डिग्री के पहले टू लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बाद क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। और इन्फिनिटिव चूंकि एक वर्ब है तो ये एक्शन शो करेगा ही। तो ये टू जो है इस एडजेक्टिव या एडवर्ब की डिग्री को इतना हाई कर देता है कि आगे जो वर्ब लगा है इसका इंपैक्ट नेगेटिव होता है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। हाँ सर। ठीक है। और इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, क्या? ध्यान से देखिए कि लिखेंगे सो, और सो के बाद भी आएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब इन, ये डिग्री का भी ध्यान रखिएगा, इन पॉजिटिव डिग्री।
ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे दैट क्लॉज आएगा, इन्फिनिटिव ना आकर के दैट क्लॉज आएगा, दैट क्लॉज, ठीक है। और दोनों का ही भाव एक दूसरे के बराबर है, ठीक। तो एक मामला ये फंस जाता है कि जो एडजेक्ट, देखिए ऊपर भी कॉपी पूरी दिख रही है, ऊपर भी एडजेक्टिव या एडवर्ब इन पॉजिटिव डिग्री, यहाँ नीचे एडजेक्टिव या एडवर्ब इन पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले सो भी, टू भी आ सकता है या सो भी आ सकता है। तो कब हम इसके पहले टू लगाएंगे, कब सो लगाएंगे, तो डिपेंड करता है कि इसके बाद अगर इन्फिनिटिव है तो टू ही चलेगा, सो नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर दैट क्लॉज है तो सो चलेगा, टू नहीं चलेगा, या वाइस वर्सा कि इसके पहले अगर टू लगा है तो यहाँ पे इन्फिनिटिव ही चलेगा, दैट क्लॉज नहीं चलेगा। इसके पहले अगर सो लगा है तो यहाँ दैट क्लॉज ही रहेगा, इन्फिनिटिव नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? ये पैटर्न है। कुल मिला के सो के साथ दैट क्लॉज चलेगा और टू के साथ इन्फिनिटिव चलेगा। गॉट माई पॉइंट? यस। एक एक एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, ठीक है। I am too tired, थका हुआ, बस इतने से बता दिए, थका हुआ। तो कोई लिमिट में थका हुआ हो सकता है, कोई लिमिट के बाहर थका हुआ हो सकता है। पॉसिबल है कि नहीं प्रैक्टिकली? पॉसिबल है। तो मुझे बस इतना बात बता दिए, जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है आई एम टू टायर्ड, लिखने वाला, ये बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा है कि वो लिमिट के अंदर थका है कि लिमिट के बाहर थका है? लिमिट के बाहर। लिमिट के बाहर थका है। तो आगे जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब जिस सेक्शन को बताएगा वो कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आई एम टू टायर्ड टू टीच एनी लॉन्गर, ठीक है। मैं इतना ज्यादा थका हूं कि और ज्यादा पढ़ा सकता हूं कि नहीं सकता हूं? नहीं सकता। तो अब निगेटिव इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है। हम लोग यहाँ क्यों निगेटिव बता देते हैं? ये नकारात्मक भाव थोड़े दे रहा है कि ये टू क्या कह रहा है कि थका नहीं है, तू तो कह रहा थका है, बहुत ज्यादा थका है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। पर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। यहाँ पे टायर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है दोनों सेंटेंस में? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। थका कौन है? आई, ठीक है। ओके, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैनॉट टीच एनी लॉन्गर। ठीक है। बोलिए। दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है। दोनों सेंटेंस के ना तो भाव में अंतर है ना भाव के डिग्री में अंतर है। अंतर किस चीज में? ध्यान से देखिए। आप लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर में एक चीज पढ़ा था कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और वहीं पे आप लोगों ने पढ़ लिया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। यस और नॉट? ओके। पहले वाले सेंटेंस में कितने फाइनाइट वर्ब आपको दिख रहे हैं? फाइनाइट वर्ब, वर्ब नहीं फाइनाइट वर्ब। कितने फाइनाइट वर्ब है? और कोई दूसरा है? एक वर्ब है पर नॉन फाइनाइट है। तो एक सेंटेंस, ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। क्लियर?
इसमें कितने फाइनाइट वर्ब, एक तो ये हो गया, दूसरा कैन नॉट भी तो फाइनाइट वर्ब है, मॉडल तो फाइनाइट वर्ब होता है, 2 फाइनाइट वर्ब हो गए। हाँ, जब 2 फाइनाइट वर्ब हो गए तो 2 पॉसिबिलिटी है, क्या कि वो पहली बात तो वो सिंपल नहीं रहा, और 3 ही टाइप के सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल तो रहा नहीं क्योंकि 2 फाइनाइट वर्ब मिल गए। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो कंपाउंड हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि नहीं। तो अगर कंपाउंड है तो 2 इक्वल रैंक के क्लॉज निकलेंगे। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना टायर्ड हूं, या मैं बहुत टायर्ड हूं। कि आई कैनॉट वॉक, दैट आई कैनॉट वॉक, कि मैं चल नहीं सकता। ये भाव पूरा कर रहा है क्या दैट क्लॉज? नहीं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन क्लॉज, सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली क्या है, ये यूज ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? टू या सो। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टू किसको मॉडिफाई कर रहा है? टायर्ड को, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बना रहा है। सो किसको मॉडिफाई कर रहा है? टायर्ड को, जो एडजेक्टिव है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, तो एक डिफरेंस आता है कि कहाँ TOO लगाएंगे, कहाँ सो लगाएंगे। दिखता है कि नहीं? कहाँ टू लगाएंगे, कहाँ सो लगाएंगे, वो दिया नहीं है, टू और सो नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आज कुछ चीजें हमने ऐड करी हैं जो मैं कल भूल रहा था। टू और सो नहीं, क्या? हाँ, TOO, टू और सो। टू मच है, मच टू है, ओनली टू है, और टू और वेरी है, तो यही मैं कर दे रहा हूँ। TOO, टू और सो। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों को दिख रहा हो साफ साफ तो इसका स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो हम फोटो भेज देंगे बाद में, या प्रेम तो भेज ही देते हैं। ठीक है, ये देखिए कल इंपॉर्टेंट पार्ट भी किया था कि टू डॉट डॉट इन्फिनिटिव या सो डॉट डॉट दैट, दैट मतलब आगे क्लॉज आएगा, चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो क्लॉज ही लेगा। ठीक है, ओके। तो आज अगर हम अभी तक में देखें तो हम लोगों ने गुड वर्सेस वेल पढ़ लिया, फेयरली वर्सेस रादर पढ़ लिया, इनफ का यूज पढ़ लिया, ओनली का यूज पढ़ लिया, इवन का यूज पढ़ लिया। ठीक है, टू और वेरी का यूज पढ़ लिया, टू और सो का यूज पढ़ लिया। राइट, ओके। उधर से रिमाइंडर आ गया मुझे कि नहीं सर 9 बज गया, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ठीक है, तो मैं बंद करता हूं। तो अगर मान लो 2 मिनट रुक जाओ भैया, मान लो कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, मान लो क्या है ये एग्जैक्टली दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर वाइज एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। इफ यू आर गिवन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस विद द सेम मीनिंग, 2 डिफरेंट sentences with the same meaning, one being simple sentence and another being complex sentence, which one would you prefer? सिंपल। सिंपल। ये बात समझ में आ गई? तो ये आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी आएगा और सेंटेंस करेक्शन में भी आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कर रहे हैं इससे से, बस इसके बाद हम आ रहे हैं, बस इसको 1 मिनट समझा लें। अगर मैं इसको कहूं आई एम so tired, ठीक है, to teach any longer, to teach any longer। ठीक है, ध्यान से देखिए, to teach इधर क्या आ गया? इन्फिनिटिव आ गया, और टायर्ड के पहले क्या लगा है? सो लगा है। तो पहला इंप्रेशन तो यही आएगा ना कि जब यहाँ सो लगा है तो यहाँ पे इन्फिनिटिव ना लगा के दैट क्लॉज लगा दो। यस और नॉट? यस सर। तो क्या हो जाएगा? आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। एक ये बना। दूसरा जो इंप्रेशन हमको आएगा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि यार यहाँ पे टू टीच दिया है, इन्फिनिटिव दिया है, तो सो को हटा के यहाँ पे हम क्या करते हैं? टू लगा देते हैं। यस और नॉट? यस सर। तो अगर यहाँ पे सो हटा के हम टू लगा देते हैं तो बाकी उसी तरह रहेगा।
तो अगर हम टू लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन सो को रहने देते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट क्लॉज से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। यानी कहने का ये मतलब है ये सेंटेंस को हम दो तरह से सही कर सकते हैं। मैं इसको लिख ही देता हूं पूरा, आई एम so tired that I cannot walk, या I am too tired to walk। नहीं क्या हुआ रे, मैं क्या लिख दिया, अच्छा क्या यहाँ पे टीच होना, अच्छा आप इसको समझ लीजिएगा। हाँ, चूंकि इसी का रिप्रोडक्शन है ये, तो यहाँ पे वो होना चाहिए, एनी टीच एनी लॉन्गर होना चाहिए था, मैं वॉक लिख दिया। ठीक है, समझ जाएंगे, कर लेंगे अपने आप। यस सर। ठीक है, तो अंतर क्या पड़ा, ध्यान से देखिए। जब आपने सो को इसी तरह रखा है तो आगे दैट क्लॉज लगाना पड़ा। तो जब आपने दैट क्लॉज लगाया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म हुआ कि नहीं। लेकिन आप इन्फिनिटिव को रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव को रिटेन करने के लिए आपने क्या किया, सो हटा करके सिर्फ क्या कर दिया, टू कर दिया। तो ये आपका सेंटेंस कैसा बन गया, सिंपल। तो एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को दो ऑप्शन से सही कर सकते हैं, पर ऑप्शन तो कोई एक ही टिक करना है। तो आप देखिएगा कि किस ऑप्शन के माध्यम से आपको सिंपल सेंटेंस मिल रहा है, क्योंकि हम प्रीफर तो सिंपल सेंटेंस ही करते हैं। ऑलराइट, यस सर। क्लियर है? ओके, एक चीज और आपको बता दें, कई बार आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। यहाँ पे सो क्या है, बोले सो कह रहा है इतना की, इतना की, इतना क्या, इतना ये एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो भी, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो भी, ये क्या कहलाएगा हर हालत में, एडवर्ब। अब एडवर्ब में कैसा, बोले इसकी मात्रा बता रहा है, डिग्री बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ। कोई दिक्कत? उसी तरह यहाँ पे टू अपने आप में क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये भी एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ। कोई दिक्कत? धीमे धीमे क्या हम लोग इस लेवल पे पहुंच रहे हैं, धीमे धीमे क्या हम लोग इस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि सेंटेंस में दिए गए वर्ड को हम पहचान सकें कि वो वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। ये थोड़ा सा इजी होता दिख रहा है। यस सर। यस सर। चलो भैया, हाँ अब क्या करना है, पैसेज करना है, बताओ जल्दी। कि वो शीट करनी है, उसकी क्या बोलते हैं, सोनिया।